नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने परिवार एम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपका पर्यावरण, सामान्य ज्ञान, ईवीएस इनकी प्रश्न श्रृंखला आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। आपके बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आ रहा हूं। दोस्तों चलिए चलते हैं। समय का ध्यान रखते हुए हम बहुत ही जल्दी में स्पीड में इन प्रश्नों को हल करेंगे, जिनको आपको भी उत्तर देना है। उत्तर देने में आपको समय नहीं गंवाना है, ससमय उत्तर देना है। हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। कहता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई और चौड़ाई का अनुपात है। लंबाई, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है हमें दोस्तों। 5:3 है या 3:2 है, व 3:4 है या 2:3 है। तो आपको हमारे भारत के जो ध्वज होता है हमारा, उस ध्वज की आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई जो विड्थ है और लेंथ है उसकी कितनी क्या है, तो आपको बताना है दोस्तों। तो आपको बता दूं दोस्तों, मैं उत्तर बताने जा रहा हूं। इसका सही उत्तर बी पार्ट अर्थात 3:2, 3:2, यानी कि उसकी जो लंबाई है वह 3 होगी हिस्से में, और जो विड्थ होगी, चौड़ाई होगी, वह 2 होगी। कई जगह पर इस प्रश्न को पलटा करके बोल दिया जाता है, आप भ्रमित ना हो। उसमें कई जगह पर आपको पहले चौड़ाई और फिर लंबाई पूछ ली जाएगी। तो वही अनुपात जो आपका 3:2 में बता रहा हूँ आंसर, वही अनुपात आपका जो डी ऑप्शन में दिया गया 2:3 आंसर होता सही। चलिए दोस्तों, मैं समय न व्यतीत करते हुए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूँ। आपको पता होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियाँ होती हैं, तो आपको एक और जानकारी के लिए बता दूँ, 24। राष्ट्रीय ध्वज में जो बीच में चक्र होता है उसमें 24 तीलियाँ होती हैं दोस्तों। यह देखिए आंसर 3:2 मैंने जो बताया है वही आंसर सही है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। आइए हमारा अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत का आदर्श वाक्य क्या है। भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, या वंदे मातरम, या जय जवान जय किसान, या जय हिंद। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत का आदर्श वाक्य क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारत का जो आदर्श वाक्य है, वह वाक्य हमारा जो आंसर सही है वह है पहला पार्ट, जो कि है सत्यमेव जयते। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ। यह बहुत सी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, भूल जाते हैं लोग। कई जगह पर जय हिंद कर देते हैं, कई जगह पर वंदे मातरम कर देते हैं। लेकिन आपको बता दूं, आदर्श वाक्य की यदि चर्चा हो जो कि सत्यमेव जयते है, यह आपको बता दूं कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि सत्यमेव जयते जो हमारे भारत का आदर्श वाक्य है, यह कहाँ से लिया गया है। तो आपको बता दूं, मुंडक उपनिषद जो है उससे सर्वज्ञात मंत्र से यह मंत्र है एक किस्म से कहा जाए। इसका अर्थ जो होता है सत्यमेव जयते का, आपको बता दूं, सत्यमेव जयते का होता है कि सत्य ही जीतता है, सत्य की विजय होती है। सत्य ही जीतता है, या सत्य की विजय होती है, या सत्य सर्वदा जीतता है, कुछ भी हो सकता है। इसका आपको बता दूं, यह जो प्रतीक है उत्तर भारत के भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में 250 ईसा पूर्व के सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ के शिखर से लिया गया है। यह जो लिया गया है उस सिंह स्तंभ के शिखर से लिया गया है। वहाँ पर जबकि लेकिन लिखा नहीं दिखता है, लेकिन मुंडको उपनिषद के अनुसार कहा जाता है कि सत्यमेव जयते, तो वहाँ से लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। अब देखिए हमारा आंसर सत्यमेव जयते सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने किया था। स्वतंत्र भारत जब हुआ था, हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था सन 1947 में, तब यह चर्चा हुई कि हम लोग एक ध्वज कौन सा अपनाएंगे। तो ध्वज के लिए महात्मा गांधी ने आग्रह किया। तो उस समय
आग्रह किया गया तो बनाने वाले जो थे वह कौन थे? क्या स्वयं महात्मा गांधी ने बनाया था, या बंकिम चंद्र जी ने बनाया था, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था, या पिंगाली या पिंगली बकैया ने बनाया था? तो आपको बता दूं यही जो पिंगली बकैया हैं, यही डी पार्ट हमारा उत्तर सही है। इन्हीं ने बनाया था यह ऑप्शन, इन्हीं ने यह ध्वज बनाया था। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसको हम तिरंगा नाम से जानते हैं, यह जो पिंगली बकैया हैं, यह बता दूं आपको आंध्र प्रदेश के एक गांव के ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए हैं। यह आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था इनका। और इनकी एक और बात बता दूं, यह देशभक्तों में भी गिने जाते हैं हमारे भारत के, और देशभक्त भी थे। और आपको बता दूं कृषि वैज्ञानिक भी थे। यह जो थे, यह पिंगली बकैया जी, यह कृषि वैज्ञानिक भी थे दोस्तों, आपको बता दूं। तो इसी तरीके से हमारे प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ती रहेगी। चलिए दोस्तों, हम अपने अब अगले प्रश्न की देख ली। पिंगली बकैया हमारा सही उत्तर है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। अब प्रश्न है भारत रत्न का सम्मान पाने वाले खेलों का पहला व्यक्ति है। वह कौन सा पहला व्यक्ति है जिसको भारत रत्न खेलों के लिए मिला है, कि उन्होंने खेल इतने अच्छे खेले हैं, या खेलों के द्वारा खेल वाले पहले व्यक्ति को दिया गया है? तो वह कौन सा व्यक्ति है? क्या मिल्खा सिंह को दिया गया है, या सुनील गावस्कर हैं, या दारा सिंह हैं, या सचिन तेंदुलकर हैं? तो आपको बता दूं दोस्तों, हमारे जो सचिन तेंदुलकर हैं, जिनको सचिन रमेश तेंदुलकर भी कहा जाता है, इनका पूरा नाम यदि कहा जाए तो सचिन रमेश तेंदुलकर नाम है इनका। लेकिन चलिए इन्हीं को सर्वप्रथम जो खेलों के लिए भारत रत्न दिया गया वह सचिन तेंदुलकर जी हैं। और इनको एक और बात बता दूं, यह भारत रत्न प्राप्त करने वाले, वर्तमान स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। यह भी कहा जा सकता है कि सबसे कम, मैं लिखना चाहता हूँ, कहा जाता है, यह भी प्रश्न आ सकता है कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम, सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम पूछें तो भी सचिन तेंदुलकर ही लगाना है। दोनों स्थितियों में यही उत्तर होगा आपका सही। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। देखिए सचिन तेंदुलकर, यह भी कहा गया है, देखिए यह भी इसमें एक बात सुन लीजिए, सचिन तेंदुलकर हमारा उत्तर सही है। इसमें दो कड़ियां जोड़ दी गई हैं। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो सीवी रमन जी को भारत रत्न मिला था। आपको बता दूं दोस्तों, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी वह हमारी प्रधानमंत्री रहीं पूर्व में इंदिरा गांधी जी, उनको मिला था। चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर आता है। अब अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण सटीक प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। आपको बता दूं इसमें क्या कहा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है। एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक क्या है? मी एंड मिसाइल्स, माई मेमोइस, स्काई इज द लिमिट, या विंग्स ऑफ फायर? तो आपको बताना है इसका उत्तर कौन सा सही है। तो आपको दोस्तों बता दूं, इसमें जो आत्मकथा का शीर्षक है, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का जो शीर्षक है वह है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर में उनकी पूरी आत्मकथा लिखी हुई है, जिसको विंग्स ऑफ फायर इंग्लिश में भी कहते हैं, यही हिंदी में नाम उसका है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले, इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, आपको बता दें। और हम अपने देखिए दोस्तों, तो इसके बाद आपको बता दूं, चलिए हमारे परिवार द्वारा एक निवेदन आपके लिए, हमारे चैनल को आप लोग नए स्टूडेंट जो भी हैं वह सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जिनको कक्षाएं हमारी पसंद आ रही हैं, जिनको अच्छा लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं, आपके सर हैं तो आपके सर यदि मेहनत कर रहे हैं तो उनका सहयोग करने के लिए हमारा लक्ष्य यही है कि हमारा जो वीडियो हो प्रत्येक परीक्षार्थी के
मोबाइल तक पहुँचे, प्रत्येक परीक्षार्थी उसको देखने के लिए मजबूर हो जाए, जिससे कि उसको अच्छा डाटा उपलब्ध हो जाए और वह अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके सरकारी नौकरी के द्वारा। और दोस्तों आपको बता दूं, भर्तियां आ रही हैं, आती जा रही हैं। जैसे कि आपको बता दूं, फायर ब्रिगेड वगैरह की जो भर्तियां आनी थी, जो उसकी जेल वार्डन की भर्तियां आनी थी, उसकी भर्ती में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसकी परीक्षा तिथि आ चुकी है, जो कि सितंबर में है। इसलिए ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़ते भर जाइए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। यह ना तो केवल टीचर टेस्ट के लिए है, क्योंकि इसमें जो पर्यावरण में नाम लिया है मैंने, इसलिए लिया है क्योंकि इसमें पूरा जीके आपका समाहित है, पूरी सामान्य ज्ञान समाहित है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। केवल नाम मात्र के लिए पर्यावरण अकेला नहीं है, इसमें आपको जनरल ज्ञान भी होगा। देखिए चलते हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि OMR का पूरा नाम, पूरा रूप है OMR। आप लोग देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते होंगे और OMR का यूज करते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है आपके दिमाग में होना चाहिए, यह चीज़ बननी चाहिए अब से। मैं आशा करता हूं कि जितने भी परीक्षार्थी, जितने भी प्रतियोगी छात्र मेरे इस प्रश्न को देखेंगे, मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी 100 में 100% स्टूडेंट इस प्रश्न को जरूर सही करेंगे, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं है। यदि यह नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप में कमी है, आप पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे देखिए ऑप्शन है कि OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑन मार्क रीडर या ऑन मनी रीडर या उपर्युक्त सभी। OMR किसको कहा जाता है? तो आपको बता दूं, OMR जो कहा जाता है वह जो कहा जाता है, हमारा ऑप्शन सही होता है पहला ऑप्शन, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर के नाम से इसको जाना जाता है OMR को। चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर सही है उत्तर। हमारा अगला ऑप्शन आता है आपकी स्क्रीन पर। अब अगला ऑप्शन आने से पहले आपको बता दूं कि स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिससे कि आपको बाद में इनको नोट करने में आसानी हो। यदि आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप ही को फ़ायदा होगा, जिससे कि आपको हर चीज़ तत्काल नोट नहीं करनी पड़ेगी और बाद में भी आप इसको नोट कर सकते हैं। 7वां हमारा जो प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मलखंब को अपना राज्य खेल घोषित किया गया है, वह राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आपको बता दूं, महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है या दिल्ली है या कर्नाटक है। तो दोस्तों आपको बता दूं, भारत में मलखंब जो खेल है उसको यदि राज्य खेल घोषित किया गया है तो वह राज्य केवल और केवल हमारे शिवराज मामा का राज्य है, जो कि मध्य प्रदेश है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। देखिए मध्य प्रदेश है हमारा, जिसको हम MP के नाम से भी जानते हैं, तो इसको MP कहते हैं या मध्य प्रदेश कहते हैं। तो यह यहाँ पर राज्य खेल के तौर पर मलखंब को चुना गया है और घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा मध्य प्रदेश ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, ओलंपिक ध्वज में अंकित 5 छल्ले, ओलंपिक ध्वज में जो अंकित 5 छल्ले हैं किसके प्रतीक हैं? तो उसके प्रतीकों की चर्चा करनी है। 5 जो होते हैं उसमें 5 जो छल्ले होते हैं ओलंपिक में, उन छल्लों के बारे में आपको बताना है। तो वह जो छल्ले होते हैं वह किसको प्रदर्शित करते हैं? क्या 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं या 5 महासागरों को प्रदर्शित करते हैं या 5 राष्ट्रों को प्रदर्शित करते हैं या 5 खेलों को प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों ओलंपिक में ध्वज में जो 5 छल्ले लगे होते हैं, वह पहले तो मैं उत्तर आपको बता दूं, वह केवल और केवल हमारे 5 महाद्वीपों को डिनोट करते हैं, यानी उनके प्रतीक के तौर पर लगाए गए हैं यह 5 छल्ले। लेकिन आपको बता दूं, इन 5 छल्लों में अलग अलग कलर के छल्ले होते हैं। तो इन कलरों को भी आपको बता दूं कि कौन सा कलर कौन से महाद्वीप को प्रतीक है, कौन सा कलर कौन से महाद्वीप का प्रतीक कहा जा सकता है। तो आपको बता दूं दोस्तों, नीला जो कलर है, नीला कलर हमारे यूरोप द्वीप को डिनोट करता है, इसका प्रतीक है यूरोप का। और हम जिस
जिस उसमें रहते हैं, द्वीप में रहते हैं, एशिया महाद्वीप में, तो एशिया जो महाद्वीप को अगर डिनोट करने वाला है तो वह पीला चक्र है। यदि पीला चक्र जो है वह एशिया को पूरे एशिया को डिनोट करता है। और आपको बता दूं दोस्तों, यदि कहा जाए कि काला चक्र यदि, तो काला चक्र जो है वह अफ्रीका का प्रतीक है, वह अफ्रीका का प्रतीक है। और आपको बता दूं, लाल चक्र जो है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका, लाल चक्र आपका उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का प्रतीक है। और आपको बता दूं, इसमें आपको मैंने पांचों बता दिए हैं कि जैसे कि सुन लीजिए, नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, काला चक्र अफ्रीका, हरा चक्र और नहीं बता पाया था, हरा चक्र जो है वह ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है, हरा चक्र है ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक, और लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का था। और आपको एक और चीज़ बता दूं, इसमें 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं ओलंपिक में, 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं ओलंपिक खेलों में, जिसमें से 3 प्रकार के पदकों में स्वर्ण पदक होता है और रजत होता है और कांस्य। यह भी प्रश्न है दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि यह भी आ सकते हैं कि कितने प्रकार के पदक दिए जाते हैं ओलंपिक खेलों में। तो आपको बता दिया है मैंने, स्वर्ण, रजत और कांस्य, 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, 5 महाद्वीप हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। अब अगला प्रश्न कहता है हैजा रोग का कारण है। हैजा रोग का क्या कारण है? जीवाणु है, विषाणु है, फफूंद है, शैवाल है। यह आपको बताना है कि हैजा रोग का जो कारण है वह कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सी चीज़ है, किस से हैजा रोग फैलता है। तो आपको बता दूं, हैजा रोग जो फैलता है वह जीवाणु से फैलता है दोस्तों। जबकि आपको बता दूं कि खसरा रोग का कारण विषाणु होता है, लेकिन हैजा का जीवाणु होता है। देखिए दोस्तों, आगे आपके ऑप्शंस में दिया भी गया है, देखिए जीवाणु सही है, जबकि खसरा रोग का कारण है विषाणु। यह भी आपको एक प्रश्न तैयार करवा दिया गया है एक लाइन में, आप इसको अंडरलाइन करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। देखिए अगला प्रश्न आता है, 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? आपको बताना है 0, 0 कैलोरी या 15 कैलोरी या 25 कैलोरी या 50 कैलोरी। तो 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, यह आपको बताना है दोस्तों। तो आपको बता दूं, 1 गिलास पानी पी लो या 1 लोटा पानी पी लो, कैलोरी गिलास पानी से नहीं मिलती है दोस्तों। आपको बता दूं, इसलिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 आता है कि 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो पानी पीने से कैलोरी नहीं मिलती है दोस्तों। आपको बता दूं, सब्जियों की मात्रा, आप जितनी सब्जियों की मात्रा में क्या होता है, सब्जी में सबसे कम कैलोरी होती है, क्योंकि हमको जितनी हम कैलोरी का भोजन खाएंगे उतना हमें उसको क्या करना होगा, यूज करना होगा, मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसके लिए जो महत्वपूर्ण है यही है कि सब्जी यदि आप खाते हैं, जितनी ज़्यादा खाते हैं उसमें कम कैलोरी होती है। इस चीज़ को आप इच्छानुसार खा सकते हैं। यह कहा जाता है कि सब्जी को आप इच्छानुसार खा सकते हैं, जबकि मीठी चीज़ें या अन्य चीज़ें जो होती हैं उनको आप इच्छानुसार नहीं खा सकते हैं, उनको आप एक मात्रा में ही यूज कर सकते हैं। लेकिन सब्जी को आप इच्छानुसार भी खा सकते हैं, क्योंकि सबसे कम कैलोरी होती है, उसमें हमें बर्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती उतनी मेहनत की। चलिए चलते हैं, देखिए 0 हमारा उत्तर सही है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है स्क्रीन पर। अब हमारा अगला प्रश्न कहता है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज होता है, यूरियज होता है, या लाइसोसोम होता है, या टाइलिन होता है? तो दोस्तों आपको बता दूं, मनुष्य के आंसू में जो एंजाइम होता है उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम मनुष्य के शरीर में होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह बहुत ही परीक्षाओं में आने की संभावना है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते रहें कि मनुष्य के जो शरीर में आंसू में जो एंजाइम होता है वह लाइसोसोम है, जो कि उत्तर सही है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं, देखिए हमारा उत्तर सही है। हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है कि अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं?
अनाज वाले जो पौधे हैं वह किस कुल के हैं, मालवेसी के या सोलेनेसी के या ग्रेमनी के या क्रूसीफेरी के। तो आपको बताना है दोस्तों कि जो अनाज वाले पौधे होते हैं वह किस कुल से संबंधित हैं, किस कुल यानी कि किस परिवार, किस कुल के अंग हैं, किस उनका कौन सा परिवार कहलाएगा। तो आपको बता दूं अनाज वाले जो पौधे होते हैं वह ग्रेमनी परिवार के अंतर्गत आते हैं। ग्रेमनी परिवार में आपको बता दूं गेहूँ, ग्रेमनी परिवार में गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार और आपका बाजरा, ईख, बांस, यह सभी चीज़ें जो हैं क्या है, यह ग्रेमनी के परिवार में आते हैं, ग्रेमनी के परिवार के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन सही है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए ग्रेमनी दोस्तों, मैं फिर से पुनः आपको निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी नए यूजर्स हैं वह सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ की सूचनाएँ आप तक पहुँचती रहें। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। अब संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस, चावल, मनी प्लांट, टीक। तो यह कौन सा पौधा है, वह कौन सा पेड़ या पौधा है जो कि संसार में सबसे तेज़ी से बढ़ता है। तो संसार में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा में अगर गणना की जाए तो केवल और केवल एकमात्र पौधा है, वह है बांस। आपको बता दें कि बांस का जो पेड़ होता है वह बहुत तेज़ी से गति करता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार जंगलों में सुना होगा कि सुअर यदि बांस के पेड़ों के नीचे सो जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सुबह वह सोने के पश्चात सुबह मृत पाए जाते हैं। उनमें क्या होता है, मर क्यों जाते हैं, क्योंकि वह देखते हैं कि जो बांस के जो छोटे पौधे होते हैं वो पहले नहीं दिखते हैं ज़मीन में, लेकिन अचानक जब रात होती है, रात के समय वो अचानक एक ऊर्जा के साथ निकलते हैं और यदि बादल चमक जाता है या गरजता है तो गरजने के कारण और तेज़ी से वह निकलते हैं। यदि बरसात होती है और यदि बादल गरजता है तो गरजने के कारण जो बांस का पौधा होता है वह एकदम से निकलता है, जिससे कि क्या होता है कि जो सुअर लेटा हुआ उसके पेट से फाड़ता हुआ वह निकल जाता है और कई बार सुअर या जीव जंतु उससे खत्म हो जाते हैं। चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, हमारा अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, केसर उत्पन्न होता है, केसर उत्पन्न होता है हिबिस्कस के पुंकेसरों से या इंडिगोफेरा की जड़ों से या क्रोकस की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से या मूसा की दलों से। तो आपको बताना है दोस्तों केसर उत्पन्न होता है तो कहाँ से उत्पन्न होता है, केसर हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो उसको आपको बता दूं। इसका जो सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन पहला पार्ट जो कि है, पहला पार्ट हमारा सही ऑप्शन है कि हिबिस्कस के पुंकेसरों से केसर उत्पन्न होती है। आपको बता दें दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। देखिए हमारा ऑप्शन जो मैंने बताया था पहला ऑप्शन सही है, पहला पार्ट सही है। हमारा अगला ऑप्शन है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, यह बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है, बहुत से बच्चे गलत भी कराते हैं और भी इससे जुड़ी हुई कड़ियाँ मैं बताऊंगा आपको। प्याज में खाद्य भाग है, प्याज में जो खाद्य भाग है वह कौन सा है, पत्ता है, जड़ है, तना है या पुष्प है। प्याज का कौन सा भाग हम खाते हैं, वह कौन सा भाग है जो हम खाने योग्य है हमारे। तो प्याज का जो खाने योग्य भाग होता है उसको दोस्तों तना कहते हैं, तना कहते हैं। और तने के अंतर्गत यदि कहा जाए तो दोस्तों आपको बता दें तने के अंतर्गत कौन कौन से और भी चीज़ें आती हैं। आपको बता दें दोस्तों आलू, तने के अंतर्गत आने वाले आलू, अदरक, लहसुन, हल्दी, अरबी, यह सभी जो हैं आपके किसके अंतर्गत, तनों के अंतर्गत आते हैं। तना, इसका मतलब हम तना यूज करते हैं, यानी कि कहा जाए आपसे प्रश्न आ जाए, चाहे प्याज आया है कि प्याज का खाद्य भाग है, आलू का खाद्य भाग है तो आपको तना बताना है, लहसुन का खाद्य भाग है तो तना, हल्दी का, अरबी का, अदरक का, तो यह भी सभी तनों में आएंगे। देखिए चलते हैं, देखिए हमारा उत्तर सही है, तना जो आंसर दिया गया है वह सही है। अगला प्रश्न हमारा आता है, अगला प्रश्न चलिए देखिए, यह आपका बहुत ही
महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है। इसमें लगता है एक नीचे ऑप्शन है। चलिए कुछ नहीं, वैसे भी 3 ऑप्शनों में आंसर दे दीजिए, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। आपको बता दूं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है, चिन्ह है, प्रतीक है, वह क्या है? तो प्रतीक को आपको बताना है कि मेक इन इंडिया का प्रतीक जो कि भारत सरकार ने रखा हुआ है वह कौन सा है? शेर है, हाथी है, चीता है? तो आपको बताना है कि उसका कौन सा है। और चौथा ऑप्शन में दे देता हूं मैं, कंगारू, शायद कंगारू ही है, अगले में आपको कंगारू मिलेगा। तो कौन सा है, कौन सा सही होगा? वैसे 3 में ही आंसर आना था। चलिए चलते हैं, आपको बता देते हैं आंसर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है वह एक शेर बना हुआ है, आप लोग देख भी सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, आपको बता दूं दोस्तों, 25 सितंबर 2014 को यह प्रारंभ हुआ था। यह जो बनाओ, इसका लक्ष्य है, इसका मेक इन इंडिया का कार्यक्रम का यदि सही अनुवाद किया जाए तो लिखा है भारत में बनाओ, भारत में बनाओ। यानी कि यह जो क्या था, कंपनियों के लिए, चाहे वह विदेशी हो या देसी हो, तो उनको एक टारगेट दिया गया था कि हमारे भारत में आइए और भारत में बनाइए, भारत बनाओ का लक्ष्य है इसमें। चलिए दोस्तों, क्योंकि भारत को बनाने का लक्ष्य है, हमारे जो वर्तमान भारत सरकार है उसका लक्ष्य है कि भारत बनाओ। तो देखिए शेर, हमारा अगला प्रश्न आता है, यह हिंदी में पूछा जाने वाला प्रश्न है, लेकिन यह कभी कभी आपके जीके में भी आता है, इसलिए मैंने यह प्रश्न डाला है। आष्ट्रिक भाषा समूह, आष्ट्रिक भाषा समूह भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है। आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है, या निषाद कहा जाता है, या द्रविड़ कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? आप यदि हमारे हिंदी के वीडियोज़ को देखते होंगे तो उसमें यह प्रश्न मैं पूछ चुका हूं, लेकिन पुनः यह प्रश्न आपको डाला गया है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको बता दूं, आष्ट्रिक भाषा समूह को, भाषाओं को बोलने वाले लोगों को कहा जाता है, वालों को कहा जाता है निषाद। जो कि यह भाषा बोलते हैं उनको निषाद कहा जाता है, निषाद कह के उनको डिनोट किया जाता है। और देखिए आपको बता दूं कि जो कि यह, अब भारत की यदि चर्चा करें तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषिक परिवार को क्या कहते हैं? तो वह परिवार है दोस्तों भारोपीय परिवार। यह मैं आपको बता चुका हूं, जो कि भारोपीय परिवार के लोग बोलने वालों की संख्या प्रतिशत के मुकाबले कही जाए तो 73% लोग भारत में भारोपीय परिवार के हैं और भारोपीय परिवार की भाषा बोलते हैं। जबकि यह जो आपकी निषाद भाषा जिनको कहते हैं, या आष्ट्रिक भाषा है, या आष्ट्रिक भाषा परिवार के लोगों को कहा जाए तो इसमें कुछ भाषाएं जो आती हैं आपकी मंडारी, संथाली, इसमें जो भाषाएं आती हैं इस आष्ट्रिक भाषा परिवार में, तो संथाली, मंडारी, संथाली, खड़िया और सांवरा, खड़िया और सांवरा, यह भाषाएं आती हैं। वो यह आपको बता दूं किन राज्यों में अधिकतर बोली जाती हैं। यह झारखंड में आप चले जाइए, झारखंड में बोली जाएगी, और आपके छत्तीसगढ़ में बोली जाएगी, और आपके उड़ीसा में बोली जाएगी, और पश्चिम बंगाल में बोली जाएगी, और असम में बोली जाएगी। इन राज्यों में यह भाषाएं अधिकतर बोली जाती हैं। चलिए दोस्तों, हमारा ऑप्शन देखिए निषाद सही है, जिसमें कहा गया कि ऑस्ट्रिया को निषाद कहा जाता है, ऑस्ट्रिया बोलने वाले लोगों को। देखिए हमारा अगला प्रश्न आता है, हिंदी के पश्चात भारत में दूसरी बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? आपको बताना है कि तमिल है, ऑप्शन में दिए देता हूं मैं, तेलुगु है, या मराठी है, या चौथा ऑप्शन है बांग्ला। नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, नहीं दिख रहे हैं इसलिए मैंने यहीं पर लिख दिए हैं कि आपको बताना है कि हिंदी के पश्चात भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है? तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला। तो आपको बताना है वो उत्तर कौन सा सही है। तो दोस्तों आपको बता दूं, हिंदी के पश्चात भारत में बोली जाने वाली दूसरी भाषा जो है वह बांग्ला है। देखिए हमारा ऑप्शन सही है, हम आपको बता देते हैं। देखिए बांग्ला है, जो कि बांग्ला हमारा तीसरा ऑप्शन है, इसमें मैंने उसमें लिख दिया था चौथा, इसलिए बांग्ला हमारा सही है। चलिए देख लीजिए, उत्तर भी हमारा बांग्ला ही सही है। बांग्ला दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है। चलिए अगला
प्रश्न आता है फसलों को लेकर के। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तरबूज है, सोयाबीन है, मक्का है, पटसन है। तो आपको बताना है दोस्तों जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। तो दोस्तों आपको बता दूं जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल की चर्चा करें तो तरबूज की फसल जो है जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। यह चलिए हमारा यही आंसर सही है। अब अंतिम देखिए आंसर सही है हमारा दिया गया। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। सुपर 20 की क्रिया मैं कर रहा हूँ। सुपर 20 में आपको जोड़े हुए हूँ। इसमें कहा गया डंफा वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसा कि मैं पहले आपको अभ्यारण्य पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, आप उसको कक्षा को देखना ना भूलें। उसकी लिंक आपके वीडियोज में दी जाती है, क्योंकि आपको जो मैं नक्शे के द्वारा बार बार पढ़ा चुका हूँ उन्हीं प्रश्नों को देखते रहिए। उसमें सभी अभ्यारण्य पढ़ा दिए हैं, बाघ आरक्षित क्षेत्र पढ़ा दिए हैं मैंने, उनको देखिए आपको भली भांति याद हो जाएगा एक बार में। यदि आज नहीं बनता है तो आप उसको जरूर देखें एक बार क्लास को। डंफा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में, नागालैंड में, असम में, सिक्किम में। तो आपको बता दूं दोस्तों डंफा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह मिजोरम में स्थित है। वह मिजोरम में स्थित डंफा जीव अभ्यारण्य जो है हमारा वह मिजोरम में स्थित है दोस्तों। और आपको बता दूं इसको 1944 में यह वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। इसको 1944 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। टाइगर रिजर्व क्षेत्र के रूप में इसको कर दिया गया था कि 1944 में दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं और देखिए मिजोरम हमारा आंसर सही है। चलिए दोस्तों आपका अपने परिवार एम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करना चाहता हूं और आगे भी स्वागत करता रहूंगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारे साथ में आपके द्वारा जुड़े हुए जो भी लोग होंगे उनको भी इसका लाभ मिल सके, इसके लिए हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद। मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों।